Assalamu alaikum adab. This is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist, as you know, working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। मेल इनफर्टिलिटी की सीरीज़ का ये आज तीसरा एपिसोड है। इससे पहले 2 एपिसोड में हमने डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है मेल इनफर्टिलिटी के 2 बहुत मेजर कॉजेज़ के बारे में। पहले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था स्पर्म डिसऑर्डर्स के बारे में, आपको डिटेल में बताया था कि स्पर्म डिसऑर्डर्स की वजह से वो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं जिसकी वजह से किसी शख्स में मेल इनफर्टिलिटी होती है। दूसरे एपिसोड में कल हमने आपको बताया था कि वेरिकोसील क्या होता है और वेरिकोसील की वजह से मेल इनफर्टिलिटी क्यों होती है और इसकी वजह से और दूसरे कंप्लेंट्स क्या होते हैं। आज ये तीसरा एपिसोड है मेल इनफर्टिलिटी का। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल इनफर्टिलिटी का एक कॉज है तीसरा, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, या फिर दूसरे लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं ड्राई ऑर्गेज्म। 2 नाम है इसके, एक कहते हैं हम रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन और ड्राई ऑर्गेज्म। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन और ड्राई ऑर्गेज्म होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि ये होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि ये होता क्यों है, फिर हम बात करेंगे इसकी वजह से परेशानी क्या होती है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किन लोगों में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में ये होता है, और लास्ट में हम फिर बात करेंगे कि इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। अगर आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाए तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता क्या है। देखिए, जब भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट में होते हैं, अपनी वाइफ से मिलते हैं, या किसी भी मेथड से जिन मेथड से आप इजैकुलेशन ऑर्गेज्म को अचीव कर सकते हैं, उसके करने के बाद सीमेन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू होते हुए डायरेक्टली आपके पेनिस से डिस्चार्ज होता है। ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। होता कैसे है, मैं आपको और थोड़ा सा डीपली ले जाना चाहूँगा कि टेस्टिस में हमारे स्पर्म जो है बनते हैं, प्रोडक्शन जो होता है वो हमारे टेस्टिस के थ्रू होता है, और फिर वो वास डिफरेंस के थ्रू वो ऊपर आते हैं, और जो हमारा प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट में पहुंचने के बाद दूसरे फ्लूइड के साथ मिक्स होता है, वो स्पर्म जो है दूसरे फ्लूइड के साथ मिक्स होने के बाद ये सीमेन तैयार होता है। सीमेन के प्रोडक्शन अब वहाँ पर होता है। वहाँ से आने के बाद फिर अब क्या होता है, आगे बढ़ता है, और पेनिस में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रा। उस यूरेथ्रा के थ्रू पेनिस से गुजर करके वो डिस्चार्ज होता है, जिसे हम लोग इजैकुलेशन कहते हैं। तो ये एक नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। लेकिन बीच में एक और चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं ब्लेडर। ब्लेडर आप लोग जानते हैं कि ब्लेडर में क्या होता है, यूरिन जितना भी किडनी से फिल्टर होता है वो यूरिन जो है वहाँ पे इकट्ठा होता रहता है, जमा होता रहता है, डिपॉजिट होता रहता है। जब ब्लेडर में यूरिन ज़्यादा हो जाता है तो हम यूरिनेशन का जो प्रोसेस है उसको हम अंजाम देते हैं। अब ये समझिए कि यहाँ पे ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, नॉर्मल ऐसा होता है। लेकिन परेशानी कहाँ पर आती है, देखिए, यूरिन ब्लेडर में आपके जमा रहता है, ब्लेडर नेक पे एक मसल होती है जिसका काम ये होता है कि उसको बंद किए रहता है, ब्लेडर को क्लोज किए रहती है वो मसल। अब इसी वजह से क्या होता है कि यूरिन आपका ब्लेडर में रुका रहता है, वो बार बार बाहर नहीं आता है। अगर कुछ लोगों में ये कंप्लेंट आती है कि यूरिन ड्रिबलिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार यूरिन के कुछ खतरात आते रहते हैं, तो वो उसी मसल के वीक होने की वजह से होता है। जिनको कुछ लोग ये कहते हैं कि पेशाब की थैली कमज़ोर हो गई है। ये पेशाब की थैली हकीकत में कमज़ोर नहीं होती है, यही जो ब्लेडर नेक पे मसल है यही वीक होती है। अब इसी के वीक होने की वजह से देखिए, हमारा जब स्पर्म प्रोस्टेट तक पहुंचा वास डिफरेंस से होते हुए, फिर वहाँ से फ्लूइड मिक्स हो करके सीमेन तैयार हुआ, सीमेन बना, पूरा बनने के बाद वो ब्लेडर को क्रॉस करके ऊपर यूरेथ्रा की तरफ जाता है, बीच में ब्लेडर पड़ता है। अब होता क्या है कि अगर ब्लेडर नेक की मसल्स हमारी वीक हो गई हैं, कमज़ोर हो गई हैं, तो वो ओपन रहता है, और फिर हमारा जो सीमेन है वो यूरेथ्रा में ना जा करके कहाँ चला जाता है, वो ब्लेडर में चला जाता है। ये है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, इसी को हम कहते हैं ड्राई ऑर्गेज्म। अब क्या कंप्लेंट क्या हुई कि जब भी इजैकुलेशन होगा, जब भी वो अपनी वाइफ से मिलेंगे या मास्टरबेट करेंगे, किसी भी तरीके से ऑर्गेज्म होगा, तो वो उनका सीमेन बाहर नहीं आएगा, यूरेथ्रा के थ्रू उनका सीमेन जो है बाहर नहीं आएगा, बल्कि वो ब्लेडर में गिर जाएगा, ब्लेडर में रह जाएगा। तो ये होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, और इसी को हम लोग कहते हैं ड्राई ऑर्गेज्म। तो ये बात हो गई डेफिनेशन की। हमने आपको समझाने की कोशिश की कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन और ड्राई ऑर्गेज्म
क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कि आपको अगर रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होगा तो इसकी वजह से आपको परेशानी क्या क्या आएगी, इसकी वजह से आपको कंप्लेंट क्या आएगी। तो ये समझ लीजिए कि 3 मेजर कंप्लेंट होती हैं इसकी वजह से। वैसे तो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता, कोई इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होती, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि जिसकी वजह से आपका लाइफस्टाइल जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, आपकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसकी वजह से जो मेनली प्रॉब्लम होती हैं वो 3 होती हैं। वो क्या होती हैं मैं बता देता हूँ। एक तो ड्राई ऑर्गेज्म होगा, सबसे पहली बात कि सीमेन जब भी डिस्चार्ज होगा वो आपका बाहर आएगा नहीं, वो यूरेथ्रा में रहेगा, एक बात तो ये। दूसरा, यूरेथ्रा में नहीं रहेगा, सॉरी, वो ब्लेडर में चला जाएगा, ब्लेडर के यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं आएगा, ब्लेडर में रह जाएगा, एक बात तो ये। दूसरी बात क्या होगा कि वो जब भी इजैकुलेशन के बाद यूरिनेशन करेंगे, यूरिनेट करेंगे, तो फिर क्या होगा कि उनका जो यूरिन होगा वो क्लाउडी होगा, बादल के कलर की तरह का होगा, वो क्लाउडी यूरिन होगा। वजह क्या है? क्योंकि उस यूरिन के साथ में उनका सीमेन जो है वो मिक्स होकर के आएगा, और यूरेथ्रा के थ्रू उनका जो यूरिन है वो उसमें सीमेन भी मिक्स रहेगा, इस वजह से वो क्लाउडी होगा। तीसरी जो सबसे बड़ी कंप्लेंट इसकी वजह से होती है, तीसरा जो सबसे बड़ा और सबसे कॉमन सिम्टम है जिसकी वजह से आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, मेल इनफर्टिलिटी के तीसरे एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को। वो क्या है? वो ये है कि इनएबिलिटी टू गेट ए वुमेन प्रेग्नेंट। उसकी वजह से उनकी जो वाइफ है वो कंसीव नहीं होंगी। ये एक मेल इनफर्टिलिटी का एक कॉज बनेगा, फैक्टर बनेगा, जिसकी वजह से उनकी वाइफ जो हैं वो कंसीव नहीं होंगी। तो ये 3 जो मेजर कंप्लेंट हैं इसकी वजह से होती हैं, ये 3 मेन सिम्टम्स उनकी वजह से आते हैं कि अगर किसी शख्स में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है तो। देखिए, अब ये बात हो गई, हमने आपको सिम्टम्स बता दिए, आपको बता दिया कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता क्या है, और अगर किसी शख्स में हो जाता है तो इसकी वजह से क्या क्या परेशानी आती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बताते हैं आपको कि इसके कॉजेज़ क्या हैं। रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन अगर किसी शख्स में आ जाए, हो जाए, तो इसकी ये क्यों होता है, क्यों होता है, कि इसके पीछे के असबाब और फैक्टर्स क्या हैं, और किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जैसी बीमारी किसी शख्स में आती है। तो इसके पीछे भी देखिए मेनली 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसी शख्स में ये होता है। सबसे पहले कुछ सर्जरीज़ हैं, जो लोग सर्जरी परफॉर्म कराते हैं कुछ, उन सर्जरीज़ की वजह से ये होता है। देखिए, ब्लेडर नेक की अगर सर्जरी हुई है प्रीवियसली, अगर किसी शख्स में किसी कारण की वजह से ब्लेडर नेक की सर्जरी हुई है तो उसकी वजह से ये कंप्लेंट हो सकती है किसी शख्स में कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाए। रेट्रोपेरिटोनियल में कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं, अगर उनका डायसेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से भी ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने के चांसेस होते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर किसी शख्स में होता है, CA ऑफ टेस्टिकुलर, अगर किसी शख्स में टेस्टिकुलर में कैंसर हो गया तो उसकी वजह से भी सर्जरी होती है, उस सर्जरी की वजह से भी ये चीज़ कॉमन है, ऐसा हो सकता है किसी भी शख्स में ये कंप्लेंट आ सकती हैं। तो ये कुछ सर्जरीज़ हो गई कि जिन सर्जरीज़ की वजह से किसी शख्स में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। दूसरी बात क्या है कि कुछ मेडिसिन्स हैं जिनका यूज़ करने की वजह से किसी शख्स में ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। वो मेडिसिन्स कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल, हाई ब्लड प्रेशर के लिए जो लोग मेडिसिन्स लेते हैं, ब्लड प्रेशर जिनका बढ़ा रहता है, वो लोग मेडिसिन जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन लेते हैं, उसकी वजह से रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। इसी तरीके से मूड चेंजेस, मूड बिहेवियर के जो मेडिसिन लेते हैं, जो लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें ये कंप्लेंट हो सकती है, उन लोगों में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसी तरीके से कुछ मेडिकल कॉजेज़ की वजह से किसी शख्स में नर्व डैमेज हो सकता है, उस नर्व डैमेज की वजह से भी ये कंप्लेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी को डायबिटीज़ मेलाइटिस है, डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 में स्पेशली ये नर्व डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से ये समझ लीजिए कि जो नीचे का हिस्सा है, जो कैविटी है, उस कैविटी में अगर किसी शख्स को कैंसर हो गया, वो कहीं का भी कैंसर हो, अगर वहाँ पे कैंसर हो गया और उस कैंसर को ट्रीट करने के लिए उन्होंने रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल कराया, जो ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है कैंसर के ट्रीटमेंट का, उस रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी किसी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है ये रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ये डेवलप हो जाता है। तो ये कुछ इसके कॉजेज़ हो गए कि किन वजूहात की बिना पर किसी शख्स में ये होता है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, ये चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। देखिए, रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की ये कॉजेज़ तो हैं ही जो मैंने आपको बताए हैं, इसके अलावा कुछ और भी कंडीशन हैं जिसकी वजह से किसी शख्स में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। तो 2 सर्जरी और हैं जो यहाँ पर होती हैं। एक
देखिए कि प्रोस्टेट की सर्जरी हो गई, मतलब कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट कराया, जिसको हम लोग प्रोस्टेक्टमी के नाम से जानते हैं। अगर प्रोस्टेट रिमूव करा दिया है तो उन लोगों में भी ये कंप्लेंट हो सकती है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ ब्लैडर अगर हुआ है, सिस्टेक्टमी अगर उनकी हुई है तो उसकी वजह से भी रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो सकता है। या फिर और भी रेडिएशन थेरेपी मैंने आपको पहले बताया था, उस रेडिएशन थेरेपी की वजह से भी ये कंप्लेंट होती हैं। रिस्क फैक्टर की हम बात करते हैं, आपको बताते हैं कि किन लोगों में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखिए, जो चीज़ें मैंने कॉजेज़ में ऑलरेडी डिस्कस की हैं उसी से मिलते जुलते चीज़ें हैं। जो जिन लोगों में कार्सिनोमा होता है, जिन लोगों में डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जिन लोगों में कभी प्रीवियसली जो है इंजरी हो चुकी है, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो चुकी है, उन लोगों में, जो लोग जो है ये अपना जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट की मेडिसिन ले रहे हैं, उन लोगों में ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से ब्लेडर की सर्जरी हुई है या फिर जो है प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है, उन लोगों में ये सारी कंप्लेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये ऐसे लोग जो हैं ये रिस्क फैक्टर पे होते हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के। तो अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन लेते हैं, मूड चेंजेस की दवाएं आप खाते हैं, डिप्रेशन की मेडिसिन आप लेते हैं, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि अपने डॉक्टर को मशवरा दें, अपने डॉक्टर को ये चीज़ ज़रूर बताएं अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, ड्राई ऑर्गेज्म आपको हो रहा है, ताकि वो मेडिसिन में टाइम टू टाइम चेंजेस कर सकें और आपको इसके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। एक बात तो ये लास्ट में हम डिस्कस करते हैं, आपको बताते हैं कि इसकी वजह से अगर किसी शख्स में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। तो दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती हैं रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन की वजह से, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत नहीं होती है। ट्रीटमेंट की बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ती है? इन्हीं दो प्रॉब्लम की वजह से। एक प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं आज मेल इनफर्टिलिटी के तीसरे एपिसोड में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन को, वो क्या है? मेल इनफर्टिलिटी इसकी वजह से होती है, उनकी वाइफ कंसीव नहीं होती हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। दूसरी सबसे एक प्रॉब्लम और भी होती है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन जिन लोगों में होता है, वो क्या होता है कि उनको फीलिंग और एक्साइटमेंट जो होना चाहिए, जो एक डिज़ायर होता है, लिबिडो जो होता है, वो उनका ख़त्म हो जाता है। क्योंकि इजैकुलेशन होता ही नहीं है तो उसकी जो एक तशफ़ी होती है, एक तरह से कह सकते हैं प्लेजर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, उनको मज़ा आना बंद हो जाता है। इसकी वजह से धीरे धीरे उनमें क्या होता है कि वो डिज़ायर, लिबिडो जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये दो मेन कंप्लेंट होती हैं जिन लोगों में रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हमने, आपको बता दिया रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में कि होता क्या है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन, रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं, सिम्टम्स इसके क्या होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं इसके होने के, क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, किन लोगों में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। ट्रीटमेंट पे आते हैं, आपको बताते हैं कि इसके ट्रीटमेंट के ऑप्शंस क्या हैं। देखिए, सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। एलोपैथ में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है। और अगर आपको इसको ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो वहाँ पे IUI किया जा सकता है, आपको IVF के थ्रू कंसीव कराया जा सकता है। ये एक मेथड हो गए मॉडर्न पैथी में। यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये एक तरह से आसाबी कमज़ोरी होती है। ये एक तरह से ये समझ लीजिए कि आसाब के कमज़ोर होने की वजह से, पट्टों के कमज़ोर होने की वजह से ये कंप्लेंट आती है किसी शख्स में, मसल्स के वीक होने की वजह से ये कंप्लेंट आती हैं। तो इसके लिए हमारे यहाँ कुछ मेडिसिन ऑलरेडी अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन मेडिसिन के थ्रू हम इस कंप्लेंट को दूर कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन है, आपको इस तरह की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी वाइफ कंसीव नहीं हो रही हैं, या फिर लो लिबिडो का प्रॉब्लम है, तो आप एक मतलब हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए, या फिर किसी दूसरे यूनानी फिजिशियन से आप कंसल्ट करिए जो कि इन चीज़ों को समझते हों, जो कॉन्सेप्ट को जानते हों और प्योर यूनानी ट्रीटमेंट करते हों। आप उनसे कंसल्ट करके इस परेशानी से अपने आप को बचा सकते हैं और सक्सेसफुल ट्रीटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में आज हमने डिस्कस किया। मेल इनफर्टिलिटी की सीरीज़ के तीसरे एपिसोड अल्हम्दुलिल्लाह 3 एपिसोड कंप्लीट हो गए। हमने पहले एपिसोड में स्पर्म डिसऑर्डर्स के बारे में आपको बताया था, दूसरे एपिसोड में हमने कल डिस्कस किया था, आपको बताया था वेरिकोसील के बारे में, और आज तीसरे एपिसोड में हमने आपको बता दिया है रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन के बारे में। अभी इसके 4 एपिसोड और बाकी हैं जो इसके मेन कॉजेज़ हैं मेल इनफर्टिलिटी के। टाइम टू टाइम हम वो भी डिस्कस करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या कॉजेज़ हैं मेल इनफर्टिलिटी की और उसके पीछे के फैक्टर्स और असबाब क्या हैं, किन वजूहात की बिना पर
कोई भी मेल जो है वो इनफर्टाइल कहलाता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं ये आपको मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर हम मुलाकात करेंगे आपसे, दूसरी वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे दूसरे कॉज और फैक्टर के बारे में जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।